नमस्कार, भारत 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें, श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। श्रद्धा मर्डर केस में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे, आफताब का पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू होगा। तिहाड़ जेल में पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू आफताब का होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एफएसएल और जांच टीम के 4 सदस्य पूछताछ करेंगे। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बता दें कि तिहाड़ जेल में आफताब का पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू होगा। सवालों की फेहरिस्त तैयार हो चुकी है। श्रद्धा को आफताब के दोस्त ने मारा या फिर किसी की मदद आफताब ने ली, लगातार सवाल कई अलग अलग एंगल से जांच जारी है। आफताब का पहला पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ और उसके बाद नार्को टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। आज की बात की जाए तो जांच टीम के 4 सदस्य पूछताछ आफताब से करेंगे। तो श्रद्धा मर्डर मामले में आज फॉरेंसिक टीम नार्को टेस्ट के बाद होने वाली पूछताछ के लिए जेल जाएगी। इस टीम में एफएसएल और जांच अधिकारी पूछताछ करेंगे। आपको और ज्यादा विस्तार से हम जानकारी देते हैं इस पूरे मामले को लेकर कि आज क्या क्या होने वाला है, आज क्या होगा। अब आप देखिए, श्रद्धा हत्याकांड को लेकर हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि आफताब का नार्को टेस्ट पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी सवालों की फहरिस्त तैयार है, उससे अभी भी पूछताछ की जाएगी। तो देखिए आज क्या होगा ये हम आपको बताएंगे। आज श्रद्धा हत्याकांड में फिर पूछताछ, तिहाड़ जेल में आफताब से पूछताछ होगी। देखिए, श्रद्धा हत्याकांड में फिर से पूछताछ होगी, आफताब से पूछताछ होने वाली है। क्या कुछ पूछा जाएगा आफताब से, हम आपको बताएंगे। आफताब का पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू होगा। तिहाड़ जेल दिल्ली पुलिस जाएगी। आज क्या होगा ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। तिहाड़ जेल में आफताब से पूछताछ होगी और उससे और सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट में कई सवाल आफताब से पूछे गए हैं, लेकिन और सवाल पूछे जाएंगे। आफताब का आज पोस्ट टेस्ट इंटरव्यू होने वाला है। तिहाड़ जेल में आफताब से पूछताछ होगी। दोपहर 3 बजे तक आफताब से पूछताछ होगी। और ये भी आपको बता दें कि आज दिन भर में क्या होगा, पूरी जानकारी भारत 24 आपको बताएगा। लेकिन अभी आप देखिए आज क्या होने वाला है, ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तिहाड़ में आफताब से पूछताछ होगी और उससे कई सवाल और पूछे जाएंगे। दोपहर 3 बजे के करीब आफताब से पूछताछ होने वाली है। तिहाड़ में आफताब से पूछताछ, कई टीमें पहुंचेंगी, अधिकारी पहुंचेंगे और सवालों की फहरिस्त तैयार है। आफताब से सवाल पूछे जाएंगे। तो तिहाड़ में पूछताछ आफताब से होने वाली है। ये हमने आपको बताया कि आज क्या क्या होने वाला है। अब आपको बताएंगे कि आफताब से क्या पूछा गया। अब देखिए सवाल कौन कौन से आफताब से पूछे गए। आफताब से क्या पूछा गया, श्रद्धा का सिर कहाँ फेंका है, ये आफताब से पूछा गया है। और क्या पूछा गया, श्रद्धा के शव के बाकी हिस्से कहाँ पर फेंके गए, ये सवाल भी आफताब से टीम ने पूछा है। श्रद्धा का मोबाइल फोन कहाँ पर फेंका है, कहां फेंका है श्रद्धा का मोबाइल फोन, आफताब से ये सवाल भी टीम ने पूछा। लेकिन कई सवालों का जवाब सही से दिया, कई सवालों का जवाब सही से नहीं दिया। हत्या के वक्त श्रद्धा के पहने हुए कपड़े कहां पर फेंके हैं, वो भी अभी तक नहीं मिल पाए। इसको लेकर के भी सवाल पूछा है। उसने इस वारदात के बारे में और किसको जानकारी दी, ये सवाल भी आफताब से पूछा गया। क्योंकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आफताब की मदद शायद किसी और ने भी की हो। अगर हत्या की जानकारी थी तो वो शख्स भी इस हत्याकांड में शामिल था क्या, ये सवाल। तो हमने आपको बताया कि आफताब से अब तक क्या क्या पूछा गया, लेकिन ना कई सवालों के जवाब आफताब ने दिए हैं और कई सवालों के जवाब आफताब ने नहीं दिए। कन्हैया शुक्ला हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। कन्हैया, हमने पूरी जानकारी अपने तमाम दर्शकों को दी है कि क्या क्या सवाल पूछे गए, आज क्या होने वाला है, आप बताइए विस्तार से।
देखिए महिमा, मैं आपको बता दूं कि आफताब जो है बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। अगर देखा जाए बहुत ही शातिर अपराधी है और इस पूरे अपराध की घटना को अंजाम देने के बाद लगातार वो पुलिस की जांच से बचने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से उसका नार्को टेस्ट हुआ, नार्को टेस्ट में उससे कई सवाल पूछे गए। सबसे अहम सवाल ये था कि जो पीड़िता थी, जो श्रद्धा है, उसका सर कहाँ है और उसको काटने के लिए, उसके शव को काटने के लिए जो आरी प्रयुक्त की गई थी वो कहाँ फेंका गया। इस सवाल का जो जवाब है वो आफताब ने अभी नहीं दिया है। पुलिस की जांच की जो टीम है उसको उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन चीज़ों को इकट्ठा करे और इसके बाद सबूत को इकट्ठा करके वो कोर्ट में पेश करे। आज नार्को टेस्ट का पोस्ट टेस्ट होने वाला है, जिसमें आफताब के जो सवाल जवाब जो उसने नार्को टेस्ट में दिए थे उसका मिलान किया जाएगा कि क्या सच है, क्या झूठ है और क्या लीड पुलिस को मिली है। क्योंकि इस तरीके की जो जांच के सामने जो बात आई है, तो नार्को टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें वो आप इसको इस तरीके से समझिए, गहरी निद्रा में कोई अगर बड़बड़ाता है तो नींद के बाद उसको पता नहीं होता है कि उसने क्या बोला है। तो इसी तरीके से आफताब ने जो कल जवाब दिया था नार्को टेस्ट के दौरान दवाई के प्रभाव में, वो उसको याद नहीं होगा। इसके बाद पुलिस उस चीज़ की जांच करेगी कि ये जब होश में रहता है तो किस तरीके के जवाब देता है और जब ये नार्को टेस्ट में बेहोशी की हालत में था तो ये किस तरीके के जवाब देता था। तो इन सब चीज़ों से बहुत लीड मिलने वाली है। लेकिन जो अहम जानकारी है कि आफताब जो क्राइम सीरीज़ है उस तरीके से पूरा बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो शतरंज खेलता है और शतरंज में दोनों तरफ की पार्टी खुद बनता है। जैसे ये भी बताया जा रहा है, पुलिस के सूत्रों के अनुसार ये भी सूचना मिल रही है कि ये काम कर रहा है वो किसी ना किसी क्राइम सीरीज में उसने देखा था, जिसमें एक तरफ वो पुलिस को रखता है और दूसरी तरफ वो अपने आप को रखता है। वो कैसे बचना चाहता है और किस तरीके से ब्रेन मैपिंग टेस्ट में भी वो प्रभाव डाल सकता है, इन सब चीज़ों की वो पूरी तैयारी कर रहा है। ये जो ज्ञान उसको मिला है वो किसी ना किसी क्राइम सीरीज से ही मिला है कि हम बैठ करके शतरंज खेलेंगे और ये हम कोशिश करेंगे कि हम अपने ऊपर लगे हुए सभी चार्जेस और पुलिस के द्वारा लगाए गए सभी जो चीज़ें हैं उनसे कैसे हम बच सकते हैं। तो लेकिन पुलिस भी लगातार इस मामले में पूरी तैयारी कर रही है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली है कि आफताब से जब ये सवाल किया गया, जब आफताब से ये पूछताछ की गई कि क्या उसे श्रद्धा की याद आती है, तो उसने ये कहा कि हाँ, उसको श्रद्धा कभी कभी सपने में आती है और सपने में उसके साथ श्रद्धा उसको मार रही होती है और उसको उसी तरीके से जिस तरीके से उसने टुकड़े किए हैं वो भी टुकड़े कर रही होती है। तो ये सारी जो जानकारी है वो पुलिस इकट्ठा कर रही है। लगातार आफताब पुलिस को कोशिश कर रहा है गुमराह करने की और लगातार इस जांच से अपने पुलिस को कर रहा है। आप हमारे साथ फिलहाल बने रहिए, क्योंकि अपने तमाम दर्शकों को अब हम बताएंगे नार्को से नहीं निकला हल तो आगे क्या होगा। देखिए, अगर नार्को से हल नहीं निकला तो आगे क्या होने वाला है वो अब आपको बताते हैं। तो आफताब का ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो सकता है। देखिए, नार्को से हल नहीं निकला तो क्या होगा, आफताब का ब्रेन मैपिंग टेस्ट फिर हो सकता है। क्योंकि पुलिस फिर आगे और जांच करेगी इस पूरे मामले को लेकर। ब्रेन मैपिंग टेस्ट के लिए कोर्ट एजेंसी जाएगी, अनुमति मांगेगी, अनुमति मिलेगी, फिर आगे ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाएगा। जैसे कि पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए अनुमति ली थी, नार्को के लिए भी अनुमति ली थी। हार्डकोर क्रिमिनल्स का होता है ब्रेन मैपिंग। आप देखिए, अब इसकी अनुमति लेंगे अगर नार्को से भी हल नहीं निकला, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब आफताब की तरफ से दिए गए और कुछ सवालों के जवाब आफताब की तरफ से ढुलमुल दिए गए हैं। राज उगलवाने के लिए इस्तेमाल ये तकनीक की जाती है, इसलिए ब्रेन मैपिंग की अनुमति भी ली जाएगी। कन्हैया शुक्ला हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कन्हैया, पहले पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद फिर मेडिकल टेस्ट हुआ, फिर नार्को टेस्ट हुआ, कई सवाल पूछे गए। नार्को से हल नहीं निकलेगा तो आगे फिर ब्रेन मैपिंग टेस्ट होने वाला है। महिमा, मैं आपको बता दूं कि हाँ, भारत 24 ने अपने दर्शकों को ये सबसे पहले जानकारी दी थी 5 दिन पहले ही कि आफताब का ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो सकता है। ब्रेन मैपिंग टेस्ट जो होता है वो पॉलीग्राफी टेस्ट का एक ही पार्ट होता है। सबसे पहले पॉलीग्राफी टेस्ट होता है जिसमें जो आरोपी है उससे पूरे होशो हवास में सवाल किया जाता है और उसकी जो शरीर में हरकत है उसको कैद किया जाता है। पोलोग्राफी टेस्ट लगभग 5 दिन चला, 5 दिन इनसे पूछताछ हुई आफताब से। इसके बाद नार्को टेस्ट किया गया। नार्को टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें किसी मेडिसिन के प्रभाव में उसको अचेत मुद्रा में रखा जाता है, जिसमें वो सच और झूठ का जो अंतर है उसको समझ नहीं सकता है और वो पूरे जवाब देता है, वो बड़बड़ाते हुए सारी चीज़ों को जवाब देता है। वो एक निद्रा की मुद्रा में रहता है। इसके बाद ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा, क्योंकि इन तीनों टेस्ट के
आधार पर जो भी रिपोर्ट और जो भी जांच सामने आएगी, उसके आधार पर पुलिस को जो भी लीड मिलेगी उसी आधार पर वो जांच करेगी और अपनी चार्जशीट तैयार करेगी। ब्रेन मैपिंग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें जो आपके दिमाग में जो तरंगे होती हैं उसको कैद किया जाता है, उसकी हरकतों को कैद किया जाता है, जिसमें कोई पूछताछ नहीं होती, कोई सवाल जवाब नहीं होता है, सिर्फ आपको कोई चीज़ें दिखाई जाती हैं। जिस तरीके से आफ्ताब का जब ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा तो उसको सबसे पहले श्रद्धा की फोटो दिखाई जाएगी, श्रद्धा के परिवार वालों की फोटो दिखाई जाएगी, श्रद्धा के साथ अगर जो तस्वीरें आफ्ताब की हैं वो दिखाई जाएंगी, फिर इसके बाद क्राइम सीन को दिखाया जाएगा, क्राइम सीन के बाद उसको एक आरी दिखाई जाएगी, इसके बाद उसको हत्या की जो फ्लैट की तस्वीरें हैं वो दिखाई जाएंगी। उस आधार पर उसके जो ब्रेन में जो तरंगे उठेंगी, जो उसका प्रभाव होगा, उसको ब्रेन मैपिंग टेस्ट कहते हैं कि उसके दिमाग पर क्या असर हो रहा है, जिसके बाद ये जी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाकर रखिएगा क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज क्या होगा इसकी जानकारी हमने आपको दी। अब आपको बताएंगे कि किन किन केसेस में नार्को टेस्ट हो चुका है, तो आपको और ज्यादा जानकारी देते हैं कि किन किन केसेस में नार्को टेस्ट हो चुका है। 26/11 मुंबई आतंकी हमला, इसमें भी नार्को टेस्ट, आतंकी अजमल कसाब का नार्को टेस्ट हुआ था। देश का स्टैंप घोटाला था, उसमें भी आपको बता दें कि टेस्ट हुआ था। अब्दुल करीब तेलगी का नार्को टेस्ट हुआ था। आरुषि हेमराज हत्याकांड की बात की जाए तो आरुषि के मां बाप और घरेलू नौकरों का भी नार्को टेस्ट हुआ था। अंडरवर्ल्ड डॉन ये एक केस था, इसमें भी नार्को टेस्ट हुआ। अबू सलेम निठारी हत्याकांड की बात की जाए तो सुरेंद्र कोहली, मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर का भी नार्को टेस्ट हुआ था। तो ये जानकारी हमने आपको दी कि आखिर कौन कौन से वो केसेस हैं जिसमें कि नार्को टेस्ट हुआ है। तो देखिए, निठारी हत्याकांड, मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर का भी नार्को टेस्ट हुआ। अब आपको इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू के कैंपस की दीवारों पर ब्राह्मणों और बनियों के खिलाफ नारे लिखे मिले हैं। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर लाल रंग से ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो, ब्राह्मणों बनियों हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, शाखा लौट जाओ जैसी धमकियां लिखी है। इतना ही नहीं, जेएनयू की उस महिला प्रोफेसर के कैबिन के दरवाजे पर भी शाखा लौट जाओ का नारा लिखा है, जिसे नवंबर 2019 में वामपंथियों ने 3 दिन के लिए हिरासत में लिया था। ये नारे 30 नवंबर की रात को लिखे गए थे। हालांकि इस घटना को लेकर अभी तक जेएनयू प्रशासन की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया। इन नारों को लेकर छात्र संगठन एबीवीपी ने ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन AISA के कम्युनिस्ट छात्रों पर निशाना साधा है। एबीवीपी का कहना है कि वामपंथियों ने खुली सोच वाले प्रोफेसर्स को डराने के लिए उनके चैम्बर्स पर धमकियां लिख दी है। एबीवीपी ने जेएनयू प्रशासन से मांग की है आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। AISA के सदस्य जेएनयू के पूर्व प्रेसिडेंट एन साई बालाजी ने इन आरोपों को खारिज किया। तो बता दें आपको कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार विवाद जारी है और ऐसे में कहा गया कि हमें नहीं पता एबीवीपी किस बारे में बात कर रही है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, एबीवीपी ने खुद किया होगा। तो देखिए, लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है। इस वक्त इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विनीत जिंदल, वकील सुप्रीम कोर्ट के, जुड़ चुके हैं। आपका भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, ये अब एक तस्वीर सामने आई है और इस तस्वीर में साफ तौर पर धमकी लिखी हुई है। हालांकि जेएनयू प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर खारिज किया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब इस तरीके की फोटोग्राफ और इस तरीके का पूरा मामला और वीसी खुद इसके अंदर एक इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, तो ये कहना कि ऐसी कोई बात नहीं है तो बिल्कुल बेमानी है। और इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जेएनयू का जो प्रशासन है वो भी इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं दबाने की और छुपाने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत गलत है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर इस तरीके की बातें करना, यहाँ तक सिर्फ उसको जाति सूचक शब्दों की नहीं, सिर्फ जान से मारने की धमकी देने तक की बात यहाँ पे है। और इस तरीके की बातें अगर जेएनयू प्रशासन छुपाना चाहता है तो बहुत गलत है, बहुत निंदनीय। जी, आपने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की है? जी बिल्कुल, मैंने एक शिकायत आज दिल्ली पुलिस के पास दायर की है, क्योंकि मैं जब से 30 तारीख का ये मामला बताया जा रहा है और तब से अब तक आप देखेंगे कि 3-4 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद अब तक कोई भी जेएनयू प्रशासन की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया था। एक इंक्वायरी इनिशिएट की गई है, वो इंक्वायरी जिसके अंदर यहाँ पे कॉग्निबल ऑफेंस है, इतनी बड़ी बात की जा रही है कि वहाँ पे खून बहाया जाएगा,
दो कम्युनिटी के लोगों का, तो कहीं ना कहीं ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और बहुत खतरनाक तरीके की धमकियां दी जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेशन और पुलिस का जो है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एफआईआर इसमें लॉन्च होनी चाहिए, जिसके लिए मैंने आज दिल्ली पुलिस से शिकायत दर्ज की। जी, आपने जब शिकायत की तो उसके बाद कुछ कहा गया क्या? अभी मैंने शिकायत दर्ज की है, तो बिल्कुल अभी क्योंकि जेएनयू, दिल्ली पुलिस का कहना है कि जेएनयू जो है वो इसमें इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है, तो वो भी साथ साथ इसके अंदर जो भी इनिशिएट किया जाएगा, जो भी उचित होगा वो कह रहे हैं कि हम करेंगे। जी, देखिए जेएनयू की दीवारों पर जब इस तरह की बातें लिखी जाती है, इस तरह के पोस्टर्स चिपकाए जाते हैं, तो जाहिर तौर पर कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि शिक्षा के मंदिरों में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो कई सवाल जहन में आते हैं। देखिए, हम सब लोग बहुत लंबे समय से देख रहे हैं कि जेएनयू जो कि देश का सबसे बड़ा महाविद्यालय कहा जाता है, वहां पे इस तरह के जो लगातार इंसिडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन जेएनयू प्रशासन उसको रोकने में बिल्कुल भी नाकामयाब साबित होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इंक्वायरी की बात आती है तो वो कहते हैं कि जी हमारा जुरिडिक्शन है, जेएनयू कैंपस की बात है तो हम देखेंगे। एक इतने बड़े महाविद्यालय में जहाँ पे हम लोगों के टैक्स पेयर के पैसे से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे पढ़ाई की बात होनी चाहिए। इस तरीके की चीजें, बनिया, ब्राह्मण और अलग तरीके की चीजें बातें करना, ये बहुत गलत है। और इसको रोकने के लिए जेएनयू प्रशासन ने आज तक क्या स्टेप उठाए, इसको लेकर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो बिल्कुल बहुत गलत है। मुझे लगता है जेएनयू प्रशासन को भी इसके अंदर कहीं ना कहीं अपनी आदतें सुधारने की जरूरत है और जरूर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत है, इससे एक मैसेज जाए और बच्चे इस तरीके की चीजें करने से रोकें। जी, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बराड को डिपोर्ट करने की मांग भारत करेगा। गोल्डी बराड पर एफबीआई ने भारत से डोजियर मांगा। अमेरिका में एफबीआई ने मॉनिटरिंग शुरू की है। बराड पर एफबीआई ने भारत से डोजियर मांगा। बराड को डिपोर्ट करने की मांग भारत करेगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर कैलिफोर्निया में गोल्डी बराड पकड़ा गया और सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई ये इस वक्त की बड़ी खबर कि गोल्डी बराड को डिपोर्ट करने की मांग भारत करेगा और गोल्डी बराड पर एफबीआई ने भारत से डोजियर मांगा है। आखिर कौन है गोल्डी बराड? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है गोल्डी बराड। बराड को डिपोर्ट करने की मांग भारत करेगा। पंजाब के रंगदारी रैकेट में शामिल है गोल्डी बराड का नाम। उधर कांग्रेस नेता गुरलाल पहलवान की हत्या में भी इसका नाम सामने आया था। फरीदकोट का रहने वाला है गोल्डी और पिता पंजाब पुलिस में एएसआई थे। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी भी गोल्डी बराड ने ली थी। गोल्डी पर यूएपीए के तहत भी कई केसेस दर्ज है और गोल्डी के खिलाफ अन्य कई मामलों में भी केसेस दर्ज है। खबर क्या है देखिए, कैलिफोर्निया में गोल्डी बराड पकड़ा गया है। अब बराड को डिपोर्ट करने की मांग भारत करेगा, ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मूसेवाला मर्डर केस में ये गोल्डी बराड आरोपी है और अब ये पकड़ा गया है। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक गोल्डी बराड को कैलिफोर्निया से गिरफ्तार किया गया। गोल्डी बराड को कैलिफोर्निया में 20 नवंबर या उससे पहले डिटेन कर लिया गया था। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हम आपको देते हैं गोल्डी बराड को लेकर कि आखिर गोल्डी बराड लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता है। गोल्डी के गुनाह को का हिसाब होगा। गोल्डी बराड के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। कनाडा में बैठकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश इस गोल्डी बराड ने रची थी। गोल्डी बराड लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है। गोल्डी के गुनाहों का अब हिसाब होगा चूंकि वो पकड़ा गया है और कॉलेज के समय से दोनों के दोनों ये साथ होते थे और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर भी जिम्मेदारी गोल्डी बराड ने ली थी। गोल्डी बराड ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी और देखिए, तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ होगी। गोल्डी के गुनाहों का अब हिसाब होगा। गोल्डी बराड के खिलाफ पिछले दिनों इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। गोल्डी बराड ने कनाडा में बैठकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची थी। गोल्डी बराड पर हत्या की कोशिश और हथियारों की तस्करी के आरोप भी लगे हुए हैं। इन अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच होगी।
और गोल्डी बराड़ पर कौन कौन से केसेस दर्ज है, कौन कौन से मामलों को लेकर, ये हम आपको बता रहे हैं। अब उसके सभी गुनाहों का हिसाब होगा। मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड अरेस्ट हो चुका है। गोल्डी बराड़ ने कनाडा में बैठकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची थी। गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई का करीबी। गोल्डी और लॉरेंस कॉलेज के समय दोनों के दोनों साथ रहते थे। गोल्डी को लेकर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ की गई थी। तो देखिए, गोल्डी का गेम ओवर कैलिफोर्निया में पकड़ा गया। और इसी बीच आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, फरार आतंकवादी हरप्रीत सिंह गिरफ्तार हो चुका है। एनआईए ने हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया। एनआईए की टीम ने दिल्ली से उसको अरेस्ट किया। लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट में आरोपी है। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट के आरोपी हरप्रीत सिंह को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। हरप्रीत सिंह को भगौड़ा घोषित किया गया था। उसकी गिरफ्तारी दिल्ली में हुई है। जब वो कुआलालंपुर से दिल्ली आया था, उस वक्त उसकी गिरफ्तारी हुई है। एनआईए के मुताबिक हरप्रीत सिंह पाकिस्तान स्थित इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के मुखिया रघबीर सिंह रोड का सहयोगी है। साल 2021 में लुधियाना कोर्ट में धमाके के लिए रोड के अलावा हरप्रीत सिंह भी जिम्मेदार है। आपको बता दें कि कोर्ट में हुए धमाके में एक की मौत और कई लोग घायल हो गए थे। और देश भर में धर्म परिवर्तन का मुद्दा गरमाया हुआ है। एक के बाद एक ज्यादातर प्रदेशों में धर्म परिवर्तन की खबरें लगातार सामने आती जा रही है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने धर्म परिवर्तन को लेकर नया कानून बनाया। अब उत्तराखंड में कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं कर पाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो 10 साल की जेल होगी। दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, धर्मांतरण बहुत प्रकार से बहुत जगहों पर चल रहा था और ये हमारे लिए गंभीर विषय बनता जा रहा था, इसलिए हमने इस पर कानून बनाया। उधर केरल और कर्नाटक की बात की जाए तो 10,000 लड़कियों के लव जिहाद का शिकार होने का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। केरल और कर्नाटक के चर्च का दावा है कि 10,000 लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो गए। 2,000 लड़कियां गायब हो गई है, जिनके बारे में हाई कोर्ट राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांग रहा है। केरल में तो चर्च ने यह भी आरोप लगाया, उनकी लड़कियों को फंसाकर सीरिया अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। और लव जिहाद के खिलाफ वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अभियान चलाएंगे। विश्व हिंदू परिषद 21 से 31 दिसंबर तक धर्म रक्षा अभियान चलाएगा, तो बजरंग दल 1 से 10 दिसंबर तक हर प्रखंड में शौर्य यात्रा निकालेगा। महाराष्ट्र के धुले जिले के देवपुर गांव में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर महिला ने अरशद मलिक नाम के शख्स पर संगीन आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि अरशद यूसीसी लागू करने की तैयारी में एमपी सरकार। यूसीसी के लिए पैनल बनाएगी शिवराज सरकार। यूसीसी लागू करने के लिए समिति का गठन होगा, सीएम की तरफ से कहा गया। यूसीसी यानी कि समान नागरिकता संहिता लागू करने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। एसपी विधायक इरफान सोलंकी गिरफ्तार। इरफान के साथ उनका भाई भी गिरफ्तार हो गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो एसपी विधायक इरफान सोलंकी गिरफ्तार, इरफान के साथ भाई भी गिरफ्तार। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कानपुर में एसपी एमएलए इरफान सोलंकी गिरफ्तार हो गए हैं। कानपुर में गिरफ्तारी हुई, विधायक इरफान सोलंकी गिरफ्तार। ये इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से हम आपको बता रहे हैं। इरफान के साथ उनका भाई भी गिरफ्तार हुआ।